एलियन, एक रहस्य जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आ रहा है। क्या सच में हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में जीवन संभव है? क्या एलियन हमें देख रहे हैं या वे पहले ही हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं? कल्पना कीजिए, अगर एलियन अचानक हमारी दुनिया में आ जाए तो क्या होगा? दो ही संभावनाएं हैं, या तो वे हमारे दोस्त बनेंगे या फिर वे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। इन्हीं सवालों और रहस्यों के बीच 2024 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई थी, 3 बॉडी प्रॉब्लम। इस सीरीज ने एक दिलचस्प सिद्धांत पेश किया कि अगर एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो इंसानियत और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सीरीज अपने पहले सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स के साथ आई है और आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे पहले एपिसोड से। तो चलिए बिना वक्त गवाए झांकते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में। कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 से, एक ऐसा दौर जब चाइना अपने इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक समय से गुजर रहा था, कल्चरल रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था जब इंसानियत से ज्यादा अहम बन चुका था एक विचार। चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित सिंगवे यूनिवर्सिटी उस समय बन चुकी थी एक उबलते ज्वालामुखी जैसी। हजारों की संख्या में युवा क्रांतिकारी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें कहा जाता था रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स एक ऐसा संगठन जो सीधे तौर पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था। इनका मकसद था देश को अमेरिकन विचारधारा जैसे कैपिटलिज्म से पूरी तरह मुक्त करना और कम्युनिज्म को जड़ से मजबूत करना। लेकिन ये मिशन जल्द ही बदल गया कट्टरता और अंधभक्ति में। उन्होंने न सिर्फ पूंजीवाद का विरोध किया बल्कि अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा दी गई साइंटिफिक थ्योरीज को भी नकारना शुरू कर दिया। मतलब साइंटिफिक थ्योरीज भी अब राजनीतिक सोच की कुर्बानी बन चुकी थी। इसी सिंगवे यूनिवर्सिटी में एक बेहद होशियार और ईमानदार फिजिक्स प्रोफेसर ये झेटाई को रेड गार्ड्स ने सरेआम बंदी बना लिया था। उनका कसूर बस इतना कि वो अपने स्टूडेंट्स को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग थ्योरी जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ा रहे थे। साइंस की क्लास अब गुनाह की अदालत बन चुकी थी और इस अपराध की सजा थी एनिमी ऑफ द कंट्री ठहराया जाना। उस भयानक भीड़ में खड़ी थी प्रोफेसर की बेटी ये वेंजी, बिल्कुल बेबस, लाचार, अपनी आंखों के सामने अपने पिता को अत्याचार करते हुए देख रही थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। रेड गार्ड्स का साफ कहना था, कम्युनिज्म के अनुसार ब्रह्मांड को किसी गॉड ने नहीं बनाया, यूनिवर्स तो हमेशा से ही मौजूद था। लेकिन प्रोफेसर झेटाई पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और उससे पहले शायद कोई ईश्वर था। यानी ये विचार कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ माना गया। रेड गार्ड्स ने प्रोफेसर से बार बार कहा अपने जुर्म को कबूल करो, लेकिन प्रोफेसर झेटाई ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे बिग बैंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहीं भी गॉड का कोई जिक्र नहीं है। वो तो केवल वैज्ञानिक सच्चाई को सामने रख रहे थे। प्रोफेसर ये झेटाई की बातें रेड गार्ड्स को जरा भी पसंद नहीं आई और फिर जो हुआ वो हर उस इंसान के लिए एक डरावनी मिसाल बन गया जो सच बोलने की हिम्मत करता है। गुस्से में तिल मिलाए रेड गार्ड्स ने भीड़ के सामने ही प्रोफेसर को बेरमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसने उनके प्राण ले लिए। ये वेंजी पत्थर बनी खड़ी रही, उसकी रूह तक कांप उठी। भीड़ चली गई लेकिन वो अपनी जगह जमी रही, अपने पिता की लाश के पास बैठकर। कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां लंदन के एक अपार्टमेंट में डिटेक्टिव क्लैरेंस को दिखाई देते हैं। यही वो जगह है जहां दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट जिनका जन्म कराची में हुआ था, सादिक मोहम्मद ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली एक ट्रैजिक सुसाइड के जरिए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उसने खुदकुशी की थी, बल्कि कैसे की थी। उसने अपने ही हाथों से अपनी आंखों में छुरा घूम दिया था और अपने खून से दीवार पर कुछ नंबर लिखे थे, एक काउंटडाउन, और उसके नीचे लिखा था आई स्टिल सी इट, मैं अब भी उसे देख रहा हूँ। डिटेक्टिव क्लैरेंस अब तक पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर कोई इंसान इतना बेरमी से खुद को क्यों मारेगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसे पता चला कि ये कोई अकेला मामला नहीं था। दुनिया भर में एक के बाद एक कई नामी साइंटिस्ट सुसाइड कर चुके थे और वो भी बेहद रहस्यमयी हालात में। अब कहानी का दूसरा पहलू खुलता है लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यहाँ के पार्टिकल एक्सेलरेटर लैब में हम देखते हैं डॉक्टर वेरा और उनका स्टूडेंट सॉल, जो एक इम्पोर्टेंट साइंस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट के नतीजे सामने आते हैं,
दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले 60 सालों से जो साइंटिफिक रिजल्ट लगातार आ रहे थे, अब उसके ठीक उल्टे रिजल्ट सामने आने लगे थे। डॉक्टर वेरा और सॉल समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक विज्ञान के सारे नियम उलट कैसे सकते हैं, और ये अजीब परिणाम सिर्फ यही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी साइंस एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो रहे थे। सॉल बेहद मायूस होकर कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे साइंस ही खत्म हो रहा है। उसका मानना था कि अब तक इंसानों ने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज बनाई थी, शायद वो सब अब गलत साबित हो रही है। डॉक्टर वेरा पूरी तरह टूटी हुई चुपचाप जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले सॉल से एक आखिरी सवाल करती है, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? सॉल कुछ पल सोचकर जवाब देता है, आपको लगता है ये सब भगवान की वजह से हो रहा है? विज्ञान भले ही आज टूट रहा हो, पर इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता। डॉक्टर वेरा सॉल के जवाब पर कुछ नहीं कहती, बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल जाती है, और फिर वो उसी पार्टिकल एक्सेलरेटर के गहरे टैंक में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। अब कहानी हमें दो नई और बेहद जरूरी किरदारों की तरफ लेकर जाती है। जिन और ऑगी, ये दोनों डॉक्टर वेरा की होनहार स्टूडेंट्स में से थी। जिन एक जानी मानी फिजिसिस्ट बन चुकी थी, जबकि ऑगी दुनिया की सबसे उन्नत नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रही थी। दरअसल ऑगी उस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जहां वो इंसानी बालों से भी 20,000 गुना पतली नैनो फाइबर तैयार कर रही थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती थी। दोनों बार में बैठी हुई थी और चर्चा कर रही थी उसी डर की जो अब हर वैज्ञानिक के दिल में घर कर चुका था। क्या सच में साइंस खत्म हो रही है? लेकिन तभी ऑगी को पहली बार कुछ अजीब नजर आता है। उसकी आंखों के सामने अचानक एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ऑगी घबरा जाती है। वो चारों ओर देखती है, लेकिन वो काउंटडाउन सिर्फ उसे ही दिख रहा था। ना कोई स्क्रीन थी, ना कोई प्रोजेक्शन। फिर भी वो साफ साफ देख पा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि ये उल्टी गिनती क्या है, किसका टाइम खत्म हो रहा है और क्यों सिर्फ उसे दिख रहा है। अब ऑगी के लिए ये सब कुछ एक डरावने सपने की तरह था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये काउंटडाउन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्चाई से जुड़ा हुआ है। अगली सुबह डॉक्टर वेरा की अंतिम विदाई में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर किसी की आंखों में गम था, पर कुछ की निगाहों में डर और बेचैनी भी साफ झलक रही थी। सॉल, ऑगी, जिन, जैक और विल, डॉक्टर वेरा के सबसे करीबी और होनहार स्टूडेंट्स, सब वही मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थी ऑगी। उस रहस्यमयी काउंटडाउन ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो जहाँ देखती, उसे वही काउंटडाउन चलती दिखाई देती, जैसे वक्त धीरे धीरे उसके लिए खत्म हो रहा हो। इसी बीच डिटेक्टिव क्लैरेंस भी चुपचाप मौजूद था, अपनी तेज नजरों से एक एक चेहरे को पढ़ता हुआ। उसे डॉक्टर वेरा की खुदकुशी के पीछे कुछ तो गहराई नजर आ रही थी। और तभी क्लैरेंस की नजर एक शख्स पर पड़ी, एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ बुजुर्ग आदमी, जिसका चेहरा जितना शांत था उतना ही रहस्यमयी भी। क्लैरेंस तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि उसके पास डॉक्टर वेरा से जुड़े हर करीबी इंसान की डिटेल्स मौजूद थी, पर ये आदमी उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। ना कोई रिश्ता, ना कोई दोस्ती। फिर ये आदमी वेर के अंतिम संस्कार में क्यों आया? फ्यूनरल के खत्म होते ही क्लैरेंस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आदमी धीरे धीरे वहाँ से निकला और फिर कुछ दूर जाकर एक हाईटेक ब्लैक हेलीकॉप्टर में सवार होकर तेजी से उड़ गया। क्लैरेंस बस खड़ा रह गया, आंखों में सवालों का तूफान लिए हुए। रात का सन्नाटा था। होटल की खिड़कियों से सड़कों की रोशनी झांक रही थी, लेकिन कमरे के अंदर ऑगी के जहन में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, वो मिस्टीरियस काउंटडाउन जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो 5 दोस्तों के बीच बैठी जरूर थी, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। हर सेकंड जैसे उसे मौत की तरफ धकेल रहा हो। बेचैनी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो ऑगी खुद को कमरे से बाहर ले आई। होटल के दरवाजे के पास आकर उसने एक सिगरेट निकाली, लेकिन लाइटर बार बार फेल हो रहा था। और तभी एक धीमे कदमों की आहट आई। ऑगी के पास एक अनजान लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने बिना कुछ कहे लाइटर जलाया और ऑगी की सिगरेट सुलगने लगी। एक ठंडी मुस्कान के साथ दोनों होटल की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अनजान लड़की बोली, तुम्हारा काउंटडाउन अब किस नंबर पर है? ये सुनते ही ऑगी का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि काउंटडाउन के बारे में तो किसी और को पता ही नहीं था। वो घबराई, लेकिन लड़की ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम चाहती हो कि ये काउंटडाउन रुक जाए, तो अपने नैनो फाइबर प्रोजेक्ट को अभी यही बंद करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो अंजाम आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये ईश्वर का आदेश है। ऑगी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में डर था, शक था
और अनगिनत सवाल। उस अनजान लड़की ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कल रात ठीक 12 बजे आसमान की तरफ देखना। अगर आसमान तुम्हें पलके झपकाता हुआ दिखे तो समझ लेना मेरी हर बात सच है। ये कहकर वो ऑगी को एक अजीब सा टोकन देती है और फिर बिना कुछ कहे वो लड़की धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। इसके बाद कहानी एक बार फिर पास्ट में चली जाती है। ये कहानी हमें ले जाती है सन 1967 के चाइना के इनर मंगोलिया में, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। वहीं मजदूरों की भीड़ में एक चेहरा था, ये वेंजी, वही ये वेंजी जिसके फादर को रेड गार्ड्स ने उसके सामने बेरमी से मार डाला था। पिता की हत्या के बाद उसे भी गद्दार ठहराकर गुलाम बना दिया गया था। यहाँ उस साइट पर ये वेंजी को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से, बाय मुलिन नाम का एक लड़का। ये वेंजी जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही थी, उस कंपनी की अपनी एक न्यूज एजेंसी भी थी और बाय मुलिन वहीं का एक रिपोर्टर था। बाय मुलिन एक नेचर लवर था, इसलिए वो इस कंपनी के कामों से बेहद नाराज था। उसने ये वेंजी को बताया कि ये जंगल किसी मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए काटे जा रहे हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के भीतर मिलिट्री का एक सीक्रेट बेस छुपा हुआ है। उस मिलिट्री बेस पर न जाने ऐसा क्या हो रहा था जिसके चलते वहाँ और उसके आसपास अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। अचानक मौसम बदल जाता था, आसपास मौजूद जानवर अजीब सी आवाजें निकालने लगते थे। यहाँ तक कि कहा गया कि उस बेस पर काम कर रहे कुछ साइंटिस्ट्स अपने बाल तक गवा चुके थे। बाय मुलिन जानता था कि ये वेंजी एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसीलिए उसने उसे एक किताब पढ़ने को दी, साइलेंट स्प्रिंग, जो एक अमेरिकन राइटर द्वारा लिखी गई थी। साथ ही ये भी सख्त कहा कि ये किताब किसी और को बिल्कुल मत दिखाना। इस किताब में बताया गया है कि इंसान किस तरह से अपने ही पृथ्वी के नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कैसे उसे बर्बाद कर रहा है। बाय मुलिन ने ये भी कहा कि ये किताब एक अमेरिकन राइटर ने लिखी है, इसलिए अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें पनिश किया जा सकता है। ये वेंजी ने वो किताब चुपचाप स्वीकार कर ली और रात में छिपकर पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसे बेड के नीचे छिपा देती थी। दिन बीतते गए और ये वेंजी और बाय मुलिन के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी, जो आगे चलकर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। धीरे धीरे किताब पढ़ने के बाद ये वेंजी को एहसास हुआ कि इंसान दिन ब दिन प्रकृति के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिकन राइटर की उस किताब ये वेंजी के पास मिलने की वजह से रेड गार्ड्स ने ये वेंजी को जेल में डाल दिया। जेल में ये वेंजी कड़ाकेदार ठंड सहते हुए दिन गुजार रही थी। एक दिन उसके पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक लेडी ऑफिसर आई और बोली, तुम्हारे फादर की तरह अभी भी कई प्रोफेसर अमेरिकन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन सबका कोई सबूत नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम उनके खिलाफ गवाही दो कि ये सारे प्रोफेसर तुम्हारे फादर के साथ थे। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन ये वेंजी झूठी गवाही देने से साफ मना कर देती है। इसके जवाब में लेडी ऑफिसर उसे ठंडा पानी डालकर वहाँ से चली जाती है। कड़क ठंड में ये वेंजी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके साथ कुछ सोल्जर्स हैं और वो एक ट्रक में पहाड़ों में स्थित उस मिलिट्री रिसर्च बेस पर लाई गई है। यही रिसर्च बेस था जिसके बारे में बाय मुलिन ने बताया था। जब ट्रक से ये वेंजी को उतारा गया तो रिसर्च लैब के गेट पर मिलिट्री के कमांडर और चीफ इंजीनियर्स उसका इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को पहले से ही ये वेंजी की काबिलियत के बारे में जानकारी थी, इसीलिए वे उसे रिसर्च लैब में काम करने का एक मौका देना चाहते थे। असल में ये वेंजी भी अपने पिता की तरह एस्ट्रोफिजिक्स की एक होनहार स्टूडेंट रह चुकी थी। कमांडर ने साफ शब्दों में कहा, यहाँ जो भी रिसर्च होता है वो बेहद कॉन्फिडेंशियल है। एक बार अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई तो फिर वापस बाहर नहीं जा सकोगी। पूरी जिंदगी तुम्हें यही रहकर इस लैब में काम करना होगा। ये वेंजी ने ज्यादा कुछ सोचे बिना इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि जेल में सड़ने से बेहतर है कि कम से कम एक साइंटिस्ट की तरह जियो। और फिर ये वेंजी उस रहस्यमय रिसर्च लैब के अंदर चली गई। कहानी अब प्रेजेंट टाइमलाइन यानी साल 2024 में शिफ्ट होती है। लंदन के स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी में डिटेक्टिव क्लैरेंस अभी भी की हो रही सुसाइड के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। वो ऑगी और उसके 4 दोस्तों पर लगातार नजर बनाए हुए था। साथ ही डॉक्टर वेरा की फ्यूनरल में दिखे उस बुरे आदमी को लेकर भी काफी चिंतित था। इसी दौरान डिटेक्टिव क्लैरेंस को उसके बॉस थॉमस का कॉल आता है। थॉमस स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ था।
थॉमस दरअसल डॉक्टर वेरा की फ्यूनरल में आए उस शख्स के बारे में जानकारी चाहता था। क्लैरेंस बताता है कि उस शख्स का नाम है माइक एवेंस, जो एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक है। फ्यूनरल के बाद माइक एवेंस पर डिटेक्टिव ने सैटेलाइट सर्वेलेंस के जरिए नजर रखी थी। उसने देखा कि माइक एवेंस अटलांटिक ओशन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सैटेलाइट से कांटेक्ट अचानक लॉस हो गया। क्लैरेंस का कहना था कि जैसे ही माइक एवेंस अटलांटिक ओशन में एंटर करता है, वैसे ही उनकी सैटेलाइट में अचानक खराबी आ जाती है, जो एक सस्पिशियस कोइंसिडेंस लग रहा था। इसके बाद डिटेक्टिव एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि ईरान में भी हाल ही में एक और साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन खास बात ये थी कि आत्महत्या से पहले उस साइंटिस्ट ने अपने सिर पर एक अजीब सा हेडसेट पहन रखा था। ये सुनकर चीफ थॉमस तुरंत आदेश देता है, उस हेडसेट के बारे में सब कुछ पता लगाओ। क्लैरेंस, जो भी हो रहा है ये कोई मामूली मामला नहीं है। इसी दौरान जिन डॉक्टर वेरा के घर पहुंचती है। जिन वेरा की 5 होनहार स्टूडेंट्स में से एक थी। बातों में जिन डॉक्टर वेरा की माँ से पूछती है। वेरा ने मरने से पहले सॉल से एक अजीब सवाल पूछा था कि क्या वो भगवान पर विश्वास करता है, आखिर इसका मतलब क्या था। इस पर वेरा की माँ बस इतना कहती है, पता नहीं, हम साइंटिस्ट लोग आम तौर पर भगवान में विश्वास नहीं करते। फिर जिन आगे पूछती है, क्या आपने घर में वेरा की कोई अजीब हरकत देखी थी। वेरा की माँ थोड़ी देर सोचती है और फिर एक हेडसेट दिखाकर कहती है, वेरा अक्सर इसे पहनकर कोई गेम खेला करती थी, अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकती हो। ये वही हेडसेट था जैसा ईरान के उस साइंटिस्ट ने पहना था जिसने हाल ही में सुसाइड किया था। जिन उस हेडसेट को लेकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। जिन घर आकर उस अजीब से हेडसेट को ध्यान से देखने लगी। उसे ये बिल्कुल भी कोई आम गैजेट नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद जिज्ञासा में आकर जिन ने हेडसेट को पहन लिया और जैसे ही पहना वो तुरंत एक अजीब गेम की दुनिया में पहुंच गई। वो दुनिया इतनी हकीकत जैसी लग रही थी कि जिन को वहाँ की हवा, गर्मी और जमीन तक सचमुच महसूस हो रही थी, जैसे उसका शरीर भी उसी दुनिया में चला गया हो। इतने में ही लेवल 1 शुरू हो गया। जिनके सामने एक पिरामिड की तरह विशाल मंदिर दिखाई दे रहा था। पुरानी सभ्यता की कोई रहस्यमयी इमारत। अचानक उसके पीछे से सूरज उगने लगा। जैसे ही सूरज निकला, एक पल में रेत का भयानक तूफान उठने लगा। डर के मारे वो पीछे हटने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। जैसे ही जिन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रेत के नीचे से एक लाश धीरे धीरे बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से तपती धूप में सूख चुकी हो। जिन अभी उसे ध्यान से देख ही रही थी कि अचानक उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। ये देखते ही जिन बुरी तरह घबरा गई और फौरन हेडसेट को उतार फेंका। जैसे ही हेडसेट हटा, वो एक झटके में वापस अपनी असली दुनिया में लौट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या था, पर जो भी था, इतना तो साफ था कि ये गेम आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे की चीज थी। इसके साथ ही कहानी एक बार फिर से लौटती है अतीत में। साल 1967 चाइना के इनर मंगोलिया क्षेत्र में स्थित उस सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च बेस पर। अब तक ये वेंजी को वहाँ काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन इतने समय बाद भी वो यह समझ नहीं पाई थी कि आखिर इस बेस में कौन सा खुफिया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उस दिन बेस पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाना था। ये वेंजी के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी, आखिर क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए वो कमांडर और चीफ इंजीनियर के साथ रिसर्च लैब से बाहर निकलकर उस विशाल एंटेना के नीचे पहुंच गई, जो आसमान की ओर इशारा कर रहा था, मानो किसी अनदेखी दुनिया से संवाद करना हो। फिर एक बटन दबाया गया और एंटेना के जरिए अंतरिक्ष की ओर एक शक्तिशाली सिग्नल भेजा गया और ठीक उसी क्षण आसमान में बादल गरजने लगे। एक अजीब सी ऊर्जा वातावरण में भर गई। जंगलों से हजारों पक्षी उड़कर एंटेना की ओर दौड़ पड़े, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। पर जैसे ही वे पक्षी एंटेना के पास पहुँचे, एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में पूरी जमीन पर मरे हुए पक्षियों की लाशें बिछ गई। ये दृश्य देखकर ये वेंजी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये वेंजी अब गहराई से सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। उसका दिल साफ कह रहा था, अंतरिक्ष में इतनी पावरफुल सिग्नल भेजने का मकसद सिर्फ कोई वेपन टेस्टिंग नहीं हो सकता। काफी देर तक वो इस बात को अपने दिल में दबाकर रखने की कोशिश करती रही, मगर आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने अपने सीनियर अफसर से सीधा सवाल पूछ ही लिया।
उसका सवाल सुनते ही कमांडर ने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, ये कोई हथियारों की टेस्टिंग नहीं हो रही, हमारा असली मिशन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर वो धीरे धीरे एक गंभीर आवाज में आगे कहता है, हम अंतरिक्ष में ये सिग्नल इसलिए भेज रहे हैं ताकि अगर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं कोई हमारे जैसा या हमसे आगे का सिविलाइजेशन मौजूद हो तो हम उनसे संपर्क कर सके। ये सुनकर ये वेंजी के तो जैसे होश ही उड़ गए। इसके साथ ही कहानी अब एक बार फिर लौटती है वर्तमान में। रात का समय था। ऑगी और सॉल खुले मैदान में बैठकर आसमान की तरफ देख रहे थे। ऑगी जानना चाहती थी कि उस अनजान लड़की ने जो कहा था क्या वो सच है। ऑगी ने वो टोकन सॉल को थमा दिया जो उस लड़की ने उसे दिया था। सॉल ने टोकन को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया, ये तो एक मॉर्स कोड डिकोडर है। वो समझाने लगा, जब किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता है तो देने वाला एक खास पैटर्न में टॉर्च या लाइट को ऑन ऑफ करता है और जिसे वो मैसेज मिलता है वो इस तरह के डिवाइस से उस लाइट के पैटर्न को डिकोड करता है। अब दोनों की नजरें घड़ी पर थी। रात के 12 बजने वाले थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे आसमान में मौजूद सारे तारे अचानक से और भी ज्यादा ब्राइट हो गए। ऑगी और सॉल दोनों हके बके रह गए और सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया उस समय आसमान की इस अजीब घटना को देख रही थी। तभी आसमान के तारे अचानक ब्लिंक करने लगे, मानो कोई लाइट का स्विच ऑन कर रहा हो, जैसे आसमान पलके झपका रहा हो। सॉल ने ध्यान से देखा कि ये तारे एक खास पैटर्न में ब्लिंक कर रहे हैं। सॉल को तुरंत समझ आ गया कि ये मॉर्स कोड है। उसने टोकन यानी डिकोडर को एक्टिव किया और शुरू किया मैसेज को डिकोड करना। कुछ ही सेकंड में उसे एक अजीब सा नंबर मिला जो हर सेकंड के साथ घट रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो कोड सॉल ने डिकोड किया वो कोई एलियन मैसेज नहीं था, बल्कि वही काउंटडाउन था जो पिछले कई दिनों से ऑगी का पीछा कर रहा था। ये वही उल्टी गिनती थी जिसने ऑगी को डरा रखा था, जिसका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया था। अब ये साफ हो चुका था, ये सब कुछ केवल उसका भ्रम नहीं था और इस डर, रहस्य और साइंस से भरे अद्भुत सफर की शुरुआत यहीं से होती है। और इसी के साथ 3 बॉडी प्रॉब्लम का पहला एपिसोड यही खत्म होता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, आखिरकार वो काउंटडाउन कोई वहम नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी जो किसी और दुनिया से आ रही थी। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोई है जो इस धरती को दूर से देख रहा है? क्या इंसानियत अब किसी ऐसे खेल में फंस चुकी है जहां हर नियम तोड़ा जाएगा? ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत से राज बाकी है, बहुत से पर्दे उठने बाकी है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ RR मूवी डिकोड पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। अब मिलते हैं अगले भाग में, जहां 3 बॉडी प्रॉब्लम की दुनिया और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होने वाली है।